मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दी? सत्यम, स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ जी, दिख रही है सर, दिख रही है। ओके, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योतिष को। हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योतिष से। कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक एलिमेंट्स होते हैं ज्योतिष में। जैसे क्या है कि राशि है। पहले तो सबसे पहले देखिए कि ज्योतिष है क्या। बेसिकली ज्योतिष क्या है? ज्योतिष को बोला गया है ज्योतिषा वेदा नाम चक्षु। ज्योतिष को वेदों का चक्षु, वेदों का ज्योतिष को नेत्र माना गया है। जिस प्रकार से हमारे जो भौतिक नेत्र हैं, दो नेत्र हैं, ये हमको जो है इस जगत में क्या है, सभी वस्तुओं को देखने की क्षमता प्रदान करते हैं। वो इसी तरह ज्योतिष जो है, ज्योतिष के द्वारा हम अपने भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को जानने की हमें क्षमता प्राप्त होती है। अब ज्योतिष में कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं, बेसिक चीज़ें हैं कुछ ज्योतिष में कि राशियां हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं। ये आपने सुने होंगे, आप लोगों, ये सभी लोग सुनते हैं। हम लोग जो हिंदू सनातन धर्म में भी एक जनरल सी बातें हैं ये, कि अगर जैसे हम लोगों के साथ क्या होता है, लोग जनरली कहते हैं कि यार क्या ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, हमारा काम नहीं बन रहा है, या भगवान की कृपा से हमारा ग्रहों का बहुत नक्षत्र, बहुत अच्छे नक्षत्र चल रहे हैं, हमारा काम, सारे काम बन रहे हैं। हम मिट्टी को भी जो है हम छूते हैं तो समझिए कि हमारा जो है सोना वही बन जाता है। तो इस तरह से जो होता है, हम लोग एक जो है नॉर्मली हम लोग घरों में जो भी करते हैं, डेली डे टू डे कामों में हम लोग ज्योतिष का इस्तेमाल करते हैं। बट हम लोग अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योतिष में, ये हम लोग एक डीप नॉलेज लेंगे, जिससे कि एक जो जनरल लोग पढ़ते हैं और हमारे नॉलेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, है ना। तो हम लोग बेसिकली इसमें आ जाते हैं कि क्या हमारा क्या है, हम लोग इसमें क्या सीखें। ज्योतिष में हम लोग क्या चीज़ें होती हैं, बेसिक एलिमेंट्स ज्योतिष के क्या होते हैं, पिलर क्या हैं ज्योतिष के। तो ज्योतिष के 3 मुख्य पिलर हैं। पहली हो गई राशि, दूसरे हो गए ग्रह, और तीसरे हैं नक्षत्र। राशि, ग्रह, नक्षत्र। तो राशि आप लोग समझते हैं, राशि तो समझ रहे होंगे आप लोग, अभिजीत जी। राशियां तो आप लोग समझते होंगे, नहीं समझते हैं? जी समझते। हाँ जी, राशियां जानते हैं हम लोग। हाँ, राशियां पिछली क्लास में जैसे मैंने बताया था, तो राशियां कितनी राशियां होती हैं? 12 राशियां होती हैं। ओके, ठीक। अब जी अगर आप वीडियो ऑन कर लोगे तो इंटरेक्शन में ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे पता लगेगा, आपके हाव भाव को देखो, आपके हाव भाव को देखूंगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी सर, जी सर। तो अब है क्या, हम लोग राशियां, जैसे कितनी राशियां होती हैं? 12 राशियां होती हैं। कौन कौन सी 12 राशियां होती हैं? मेष, वृष, मिथुन, और बताइए अभिजीत जी, आप बताइए चौथी राशि कौन सी है? कर्क, कैंसर, इंग्लिश में कैंसर बोलते हैं, कर्क। 5वें नंबर की राशि आपकी हो गई सिंह, इसको इंग्लिश में लियो बोलते हैं, ठीक है। 6ठे नंबर की राशि आपकी हो गई कन्या, इसको इंग्लिश में वर्गो बोलते हैं। 7वें नंबर की राशि आपकी तुला हो गई, इसको इंग्लिश में हम लोग लिब्रा बोलते हैं। 8वें नंबर की राशि हमारी वृश्चिक हो गई, इसको स्कॉर्पियो बोलते हैं। 9वें नंबर की राशि हमारी धनु हो गई, सेजिटेरियस इसको बोलते हैं। 10वें नंबर की राशि जो हमारी है, ये हमारी मकर है, कैप्रिकॉर्न। 11वें नंबर की राशि हमारी हो गई कुंभ, एक्वेरियस। और 12वें नंबर की राशि है हमारी मीन राशि है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पाइसेस। हमें थोड़ा सा इंग्लिश भी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, कहीं इंग्लिश में भी होता है तो ज़्यादा बेहतर है। इस तरीके से 12 राशियाँ होती हैं, ठीक है ना।
अब जो 12 राशियां ये होती हैं, इन 12 राशियों के जातकों का जो होता है, 12 राशियों के जातकों का स्वभाव कैसा होता है और इससे जातकों को जो है जातक किस प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए, मैंने अभी आपको स्लाइड ये शेयर करी है आपको। इसमें मेष राशि के जातक को अगर देखेंगे, अगर आप मेष राशि जो होती है, इसका जो स्वामी होते हैं मंगल होते हैं। इसके स्वामी मेष राशि के स्वामी हैं मंगल हैं, और मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है। ऐसे जातक मेष राशि में जो है कि जातक जो होते हैं ऊर्जावान होते हैं, साहसी होते हैं और स्वतंत्र रहने वाले होते हैं। वो पराधीनता या किसी का जो है दासत्व वो स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस तरीके से जो है ये राशियों के कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, राशियों की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे वृष राशि में अगर आप आ जाते, दूसरे नंबर की वृष राशि होती है। वृष राशि के जो स्वामी हैं वो कौन है? शुक्र हैं। वृष राशि के जो जातक होते हैं, वृष राशि में जन्म लेने वाले जो लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो व्यवहार कुशल होते हैं। मेंटल स्थिति जो उनकी इस्टेब्लिश होती है, और एक बार जो वो लोग सोच लेते हैं वो उस चीज़ को करके ही छोड़ते हैं। इस्टेब्लिश्ड होते हैं और थोड़े से जिद्दी स्वभाव के आप उनको बोल सकते हैं, हठी बोल सकते हैं आप उनको, थोड़े से जिद्दी स्वभाव के होते हैं। नेक्स्ट हो गई आपकी मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी आपके बुध हैं, और ये बुध होने हैं और ये जो है मिलनसार प्रवृत्ति के होते हैं, परिवर्तनशील इनका स्वभाव नेचर होते हैं और बुद्धिमान होते हैं ऐसे लोग। इसी तरह से कर्क राशि जो चौथे नंबर की जो राशि है वो कर्क राशि है। तो कर्क राशि के जो स्वामी होते हैं चंद्रमा है। कर्क राशि के स्वामी भावुक होते हैं, संवेदनशील होते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने वाले और उनके साथ में रहने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनका सभी का ध्यान रखने वाले और सभी का पालन पोषण करने वाले होते हैं। खुद ये जो ऐसे ये जातक जो होते हैं खुद स्वयं कोई चीज़ नहीं ग्रहण करेंगे, नहीं खाएंगे, जबकि अपने साथ वालों को पहले खिलाएंगे। पहले ये साथ वालों को खिलाते हैं, उसके बाद वो ये जो है अपने दूसरे लोगों को खिलाते हैं। ये पहले अपने साथ वालों को खिलाएंगे, उसके बाद ये स्वयं जो है ग्रहण करेंगे। पहले अपने साथ वालों का ख्याल ये ज़्यादा रखते हैं ये जातक। इसके बाद कर्क के बाद आगे आ गई आपकी सिंह राशि। सिंह राशि क्या है आपकी? सिंह राशि का के जो स्वामी है वो आए सूर्य देवता जो है सिंह राशि के स्वामी। सिंह राशि वाले जातक जो होते हैं कॉन्फिडेंस से फुलफिल होते हैं, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होते हैं ऐसे जातक। मतलब ये आत्मविश्वासी होते हैं ये जातक, उदार प्रवृत्ति के होते हैं और नेतृत्व करने की क्षमता होती है, नेतृत्व करने वाले होते हैं। अगर इनको भीड़ में कर दिया जाए तो ये भीड़ से अलग होकर पहले ये जो होते हैं एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप लोग पूछ लीजिएगा, क्वेश्चन आप लोग रेज करिएगा। मैं आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मैं आपको उसमें बताऊंगा मैं आपको। और इसके बाद जो है सिंह राशि जो, चूँकि सिंह किसको रिप्रेजेंट करता है? जंगल के राजा को रिप्रेजेंट करता है। जंगल का राजा होता ना शेर, तो शेर जो जंगल का राजा होता है तो वो क्या करता है, उसका स्वभाव कैसा होता है, राजा का स्वभाव क्या होता है? वो जिस तरीके से चीज़ों को सिस्टमेटिकली चाहता है, अगर सिस्टमेटिकली चीज़ें उसकी नहीं होती हैं तो वो जो होता है फिर उसमें एक्शन लेता है, फिर वो क्रोधित होता है। तो सिंह राशि वाले जातकों का कोई भी काम अगर आप देखोगे तो एक सिस्टमेटिकली होगा, अनुशासन प्रिय होना चाहिए। और राजसी ठाट बाट वाले ऐसे जातक होते हैं। अच्छा खाना, अच्छा पहनना इन लोगों को ज़्यादा पसंद होता है। सिंह के बाद आगे आपकी 6 नंबर की राशि आ गई कन्या, वर्गो इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसके भी स्वामी जो बुध देव होते हैं। जो बुध देव जो स्वामी है, 2 राशियों को बुध का स्वामित्व दिया गया है। एक तो मिथुन राशि का स्वामित्व दिया गया है, दूसरा कन्या राशि का स्वामित्व दिया गया है बुध देव को। तो ये कन्या राशि के जो जातक होते हैं इसमें जो होता विश्लेषणात्मक कैपेसिटी ज़्यादा होती, विश्लेषणात्मक क्षमता होती है। किसी भी चीज़ को ये एनालिसिस प्रॉपरली करते हैं।
एनालिसिस करने के बाद में तब उस पर डिसाइड करते हैं कि इसको करना है कि इसको नहीं करना है, किस तरीके से करना, वो उसके बाद एनालिसिस करके वो करता है। और इसके बाद हम आ जाते हैं तुला राशि पे। तुला राशि के जो स्वामी हैं जो है शुक्र देवता है। इसी शुक्र देवता, उनको भी, शुक्र को भी जो है 2 राशियों का स्वामित्व दिया गया है। पहला राशि है शुक्र की वृष राशि है, दूसरी राशि तुला राशि है। तो तुला राशि में जो जिन जातकों का जन्म होता है वो जातक जो होते हैं संतुलित होते हैं, अपने जीवन में वो संतुलन हर तरफ बना करके चलते हैं। ऐसे जातक जो होते हैं डिप्लोमेट्स होते हैं, कूटनीतिज्ञ होते हैं और मिलनसार होते हैं। ऐसे जातक, आप ये नहीं ऐसे जातकों के बारे में कह सकते हो नहीं ये जातक कैसा है, इसके उस जातक के बारे में आप जो है कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। आपके सामने होगा तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपका ही ये सदैव आपके बारे में ही सब कुछ सोचता है, आपसे बढ़ के इसके लिए कहीं कुछ कोई दूसरा कोई नहीं है। ये तुला राशि के जातकों का जो होता है ये इनका जो स्वभाव होता है, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तुला के बाद हम लोग आ जाते हैं, तुला के बाद हम लोग आ जाते हैं वृश्चिक में। वृश्चिक राशि में के स्वामी मंगल है। ये वृश्चिक राशि के जातक कैसे होते हैं? वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं वो तीव्र एक्टिव होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं ये लोग, और रहस्यमयी प्रवृत्ति के होते हैं और दृढ़ निश्चयी होते हैं। ये जातक जो है क्या करते हैं, ये जातक कि इन जातकों का जो होता है कि जल तत्व की राशि है, वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है। ये इन जातकों के अंदर मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता है, इसके बारे में कोई नहीं जानता कि इनके दिमाग में क्या चीज़ है, क्या चल रही है इनके दिमाग, ये केवल यही जानते हैं। इसके बाद धनु राशि के जातकों के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो धनु राशि के जो जातक होते हैं वो कैसे होते हैं? धनु राशि के जातक जो आशावादी होते हैं, साहसी प्रवृत्ति के होते हैं धनु राशि के जातक, और ज्ञानी होते, ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। तो ये जो है धनु राशि के जातकों का ये स्वभाव है कि धनु राशि के जातक हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं धनु राशि के बाद कौन सी राशि है, किसकी राशि धनु है? धनु राशि किसकी है? कोई किसी की है इसमें आप लोगों में? जी। किसकी है? जी। आपकी है? क्या नाम है आपका? वैसे तो शिवानी है पर लेकिन कुंडली के उसमें अच्छा, कुंडली के हिसाब से धनु राशि होगी आपकी। ओके, ठीक है। धनु के बाद हम लोग आ जाते हैं मकर में। मकर राशि के जो स्वामी हैं शनि हैं। मकर राशि के जातक अनुशासन प्रिय जीवन जीना पसंद करते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, और ये महत्वाकांक्षी होते हैं। इनमें महत्वाकांक्षा होती है कि हमें ये कर ले, हम वो कर ले, अलग अलग प्लान होते हैं, उसके अंदर महत्वाकांक्षाएँ होती हैं। इसी तरीके से कुंभ राशि पे आ जाते हैं। तो कुंभ राशि के जो स्वामी हैं शनि हैं, और ऐसे जो कुंभ राशि के जो जातक होते हैं मानवतावादी होते हैं, दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं। ये लोग स्वतंत्र प्रवृत्ति के होते हैं, स्वतंत्र जीवन जीने वाले होते हैं, और जिस भी फील्ड में होते हैं अपनी फील्ड की एक्सीलेंट होते हैं। जिस फील्ड में भी होते हैं अपनी फील्ड में ये टॉप पर जाते हैं, ये लोग पारंगत होते हैं अपनी फील्ड के। ये नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं मीन राशि। मीन राशि हमारी है के स्वामी बृहस्पति हैं, और ये मीन राशि के जो जातक होते हैं कल्पनाशील होते हैं, दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, और ये अंतर्ज्ञानी होते हैं। इनका जो सिक्स सेंस होता है, छठी इंद्री जो होती है इन राशियों के स्वामी की जो है जातकों की ज़्यादा जो है डेवलप्ड होती है दूसरों की अपेक्षा। तो इन राशियों में जो मैंने आपको बताया, इस राशियों में अगर किसी को कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो आप लोग बताइए। इसमें कुछ डाउट हो, कोई समस्या हो, कुछ पूछना है?
नहीं, कोई डाउट नहीं। अभिजीत जी आप? सर अभी फिलहाल ठीक है, तो मेरा लैंड कनेक्शन वीक चल रहा है सर, अच्छा इसलिए अच्छा, वीडियो बंद किया हुआ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप सुनते रहिए। कोई कोई क्वेश्चन होता तो आप तुरंत उसको रेज करिएगा, ठीक है? अब हाँ हैंड रेज करूंगा सर, हैंड रेज हाँ करूंगा। हाँ, हैंड रेज करिएगा या फिर आप जो है क्वेश्चन अपना पुटअप करिएगा तो मैं उसको आपको रिप्लाई दूंगा। नोटेड सर, नोटेड। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं कि राशियों का वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ द जोडियाक साइंस एज पर द एलिमेंट्स तत्वों के अनुसार राशियों का वर्गीकरण। तो जो तत्व होते हैं, कितने प्रकार के तत्व होते हैं? 22। बताइए। 5 तत्व होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? छित जल पावक गगन समीरा, तुलसीदास जी ने लिखा है ना, छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। लेकिन हम लोग राशियों में केवल 4 तत्वों को लेते हैं। कौन 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 सा है? छित जल, छित नहीं, वायु, छित तो आपका हो गया आकाश मंडल हो गया, उस आकाश मंडल को छोड़ देते हैं। जल पावक गगन समीर, तो इसको हम लोग अगर अपनी इस भाषा में लेते हैं, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। ये 4 प्रकार की राशियां होती हैं। तत्वों के अनुसार राशियां 4 प्रकार की होती हैं। मेष राशि में जो आ जाती है, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि जो होती हैं, ये अग्नि तत्व की राशियां हैं। 1, 5, 9 अगर सीरियल से अगर बनाएंगे देखेंगे राशियों को, तो 1 नंबर की जो राशि होती है वो मेष राशि होती है। 1 नंबर, 5 नंबर की जो राशि होती है सिंह राशि, 9 नंबर की जो राशि होती है ये आपकी धनु राशि। 1, 5 और 9 ये तीनों जो राशियां होती हैं ये अग्नि तत्व की राशियां होती हैं। अग्नि तत्व की राशियां ये आपकी है। तो अग्नि तत्व का होने के कारण से ऐसी राशियों के जातक जो होते हैं उत्साही होते हैं, नेतृत्व करने की क्षमता होती है, एग्जाम्पल सेट करने वाले होते हैं और किसी भी कार्य को टालते नहीं हैं, तुरंत का तुरंत एक अपने कार्यों को पूर्ण करते हैं। ये अग्नि तत्व की राशियों की विशेषता है। दूसरी हमारी पृथ्वी तत्व की राशि आ जाती है। पृथ्वी तत्व की राशि कौन सी हो जाती है? वृष राशि 2 नंबर की राशि, कन्या राशि 6 नंबर की राशि, मकर राशि 10 नंबर की राशि। तो वृष, कन्या, मकर 2, 6, 10 ये जो राशियां होती हैं ये आपकी पृथ्वी तत्व की राशि होती है। तीसरी राशि आपकी वायु तत्व की राशि। वायु तत्व की राशि में कौन कौन से आ जाती है? 3, 7, 11। 3 नंबर का मतलब मिथुन राशि, 7 नंबर का मतलब तुला राशि और 11 नंबर का मतलब कुंभ राशि। आपको कुंडली में जब देखेंगे तो किसी कुंडली में राशि नहीं लिखी होती, उसमें नंबर लिखा होता है 1, 2, 3, 4 या 7, 8, 9, 10 जहाँ से भी लग्न स्टार्ट होती है। तो 7 नंबर है तो इसका मतलब वो वहाँ पे कौन सी राशि है? वहाँ पे तुला राशि है। वहाँ पे आपको राशियों के नाम नहीं दिखे देंगे, नंबर्स दिखे रहेंगे। तो सीरियल में आपको लर्न करना पड़ेगा कि कौन से नंबर पे कौन सी राशि होती है। दूसरा क्या है? नेक्स्ट आ गया जल तत्व की राशि। जल तत्व की जो राशि होती है 4, 8 और 12 है। 4 नंबर की राशि मतलब कर्क राशि, 8 नंबर की राशि मतलब वृश्चिक राशि और 12 नंबर की राशि मतलब मीन राशि। ये जो राशियां होती हैं जल तत्व की राशियां होती हैं। अब तत्वों के आधार पर विश्लेषण जो किया गया है दो कारण से किया गया है। एक तो आपको उस राशि के थोड़े से कुछ विशेषताएं पता चलेंगी। जैसे जल तत्व की राशि है तो जल तत्व की राशि क्या होता है? जल जो होता है भावुकता का प्रतीक होता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता,
इधर उधर, जल है तो हवा चले तो लहरें इधर उधर आया करती है, समुद्र कभी स्थिर नहीं रहता है। तो भावुकता की राशि है, भाव और संवेदनशीलता की राशि है जल तत्व की राशि। तो सारी राशियों की अपेक्षा कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि हैं, तीनों राशियां जो होती हैं भावुक और संवेदनशील राशियां होती हैं ये। नेक्स्ट वायु तत्व की राशि में हम लोग आ जाते हैं ऊपर। तो वायु तत्व की राशि में जो बताया है बुद्धिमान और सामाजिक होती हैं। मिथुन, तुला और कुंभ ये बुद्धिमान राशियां बोलेगा, और सामाजिक ये सामाजिकता भरी राशियां, सामाजिक राशियां होते हैं। पृथ्वी तत्व की राशि व्यवहार कुशल और भरोसेमंद होते हैं, इनके फेथ किया, ट्रस्ट कर सकते हैं आप इन पे। वृष, कन्या, मकर की राशियां हैं। और अग्नि तत्व की जो राशियां हैं ये उत्साही और नेतृत्व कर क्षमता इनमें होती है। मेष, सिंह और धनु की राशियां ये इस तरह ये तत्वों के आधार पर राशियों का वर्गीकरण किया गया है। आगे चलें। अब गुणों के आधार पर राशियां भी डिवाइड करी गई हैं, गुणों, अपने गुणों के आधार पर। जैसे चर राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभाव राशि। चर राशि का क्या मतलब होते हैं? चलायमान रहती है, गतिशील रहती है। चर राशि में उत्पन्न हुए जातक सदैव जो होते हैं एक्टिव होते हैं और गतिशील होते हैं, रहते हैं। अब क्या है, चर राशियाँ कौन कौन सी हैं? इसको इंग्लिश में कार्डिनल साइन बोलते हैं। चर राशियाँ कौन कौन सी हैं? मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि। 1, 4, 7 और 10 ये चर राशियाँ हैं। स्थिर राशियाँ क्या होती हैं? वृष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि। ये जो है 4 राशियाँ जो हैं ये स्थिर में आती है। ये जो होती हैं स्थिर होती है, दृढ़ होती हैं। और द्विस्वभाव ये मिक्सअप होता दोनों का, चर और स्थिर दोनों का ये मिक्सअप होता है, ये द्विस्वभाव होती है। तो मिथुन, कन्या, धनु और मीन ये आपकी द्विस्वभाव राशियाँ होती हैं। अब इनमें तीनों में होता क्या है कि चर राशि जो होती है, मैंने अभी बोला था कि अग्नि तत्व की जो राशियाँ होती हैं, सब सारी की सारी राशियाँ जो होती हैं आपकी कैसी हैं कि इनमें तुरंत कोई भी काम बोलोगे तुरंत ये करेंगे, इनमें आलस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इसी तरह से चर राशियों में जो जातक उत्पन्न होते हैं वो उन जातकों में भी एक्टिवनेस बहुत होती, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, काम को टालते नहीं हैं, टालने की प्रवृत्ति नहीं होती उनकी। स्थिर राशि के जातक जो होते हैं आराम पसंद होते हैं। अगर आप कोई काम उनको कहोगे तो बोलेंगे कल कर देंगे, शाम को कर देंगे, 2 दिन बाद कर देंगे, अभी तो समय बहुत बचा हुआ है। तो ये स्थिर राशियों का होता है स्वभाव, टालने का काम इनका होता है, टालू होते हैं ये लोग। और द्विस्वभाव के जो होते हैं इनमें दोनों का मिक्सअप होता है। द्विस्वभाव के राशि के जो जातक होते हैं मिथुन, कन्या, धनु और मीन, इनके जो जातक होते हैं ये जातक आपके सदैव हमेशा, ये जातक आप वो जो है अपने कार्य में हमेशा सदैव बने रहते हैं। ये जातक जो है सदैव अपने कार्यों में को जो है पीछे नहीं, अपने कार्यों में जो होते हैं ऐसे जातक द्विस्वभाव स्वभाव के जो जातक होते हैं ये सदैव कार्य की इम्पोर्टेंस को देखते हुए उसको कार्य करते हैं। कोई 2 कार्य आप इनको या 3 कार्य आप इनको अगर दे दोगे तो ये जातक क्या करते हैं, ये जातक अपने उनकी कौन सा कार्य ज़्यादा ज़रूरी है तो उसको वो पहले करते हैं, दूसरे कार्यों को वो पीछे करते हैं, जिसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है उसको करते हैं। अब ये देखिए मैंने आपको एक फ़ोटो मैंने इसमें एक लगाई है। इसमें फ़ोटो में कुछ राशियों के साइन है, देखिए चिन्ह है। देखिए मेष राशि है, इसमें मेष राशि में देखिए जो मेष समझते हैं शीप, भेड़ का देखिए जो होता है 2 सींग है उसका देखिए चेहरा बना हुआ है। वृष राशि को आप देखेंगे तो वृष राशि में क्या है कि बैल का देखिए है। मिथुन राशि में 2 जोड़ा है, 2 पेयर है एक मिथुन राशि में। कर्क राशि में केकड़ा आपका है, केकड़े की पिक्चर है। सिंह राशि में शेर है। कन्या राशि में जो है एक कन्या है, कन्या राशि में पिक्चर फोटो है। तुला राशि में
तुला राशि में एक तुला है बैलेंस की हुई, बराबर पे एक तुला है, तराजू है। देखिए अगर वैसे पिक्चर देखेंगे, एक व्यक्ति है, एक मनुष्य है, अपने हाथों में तराजू इस तरह से लिए, वो तुला राशि का साइन है। वृश्चिक राशि में जो है आपका बिच्छू है। धनु राशि में एक मनुष्य धनुष को खींचे हुए है, वो धनु राशि का साइन है। और मकर राशि में एक जो है, मकर राशि में एक मकर जो है, और ये एक पशु दोनों है इसमें। कुंभ राशि में एक व्यक्ति कुंभ घड़ा लिए हुए है, वो कुंभ राशि का साइन आ जाता है। और मीन राशि में जो पिक्चर है, फोटो है, मीन राशि में 2 मछलियां जो है उनके निशान है। ये राशियों के साइन है। ये राशियों के जो है आपके, इन 2 राशियों के ये आपके फोटो पिक्चर्स वगैरह हैं। इस तरह से ये राशियां हैं। इसमें कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। इसमें कुछ क्वेश्चन है का कुछ? नहीं सर, अभी नहीं है। ओके, तो अब हम लोग थोड़ा ग्रहों पे चर्चा करते हैं। ग्रह क्या होते हैं? ग्रह आकाश मंडल में गतिशील खगोलीय पिंड होते हैं। ये सभी ग्रह जो होते हैं, जिनके जो है अगर अब लोग देखेंगे तो जो है सूर्य जो होता है, अगर हम सौर मंडल को देखेंगे तो सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह जो होते हैं खगोलीय पिंड होते हैं, सूर्य का चक्कर लगाया करते हैं, सूर्य की परिक्रमा किया करते हैं। और सभी ग्रह सूर्य की ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधे होते हैं, जिससे कि वो अपनी कक्षा में सतत गतिशील रहते हैं। लेकिन ज्योतिष में जो है हम अपनी पृथ्वी को जो है स्थिर मानते हैं। ज्योतिष में हम अपनी पृथ्वी को स्थिर मानते हैं, और हम ये मानते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ जो है सारे ग्रह जो है वो भ्रमणशील हो रहे हैं, पृथ्वी हमारी स्थिर है। तो ग्रह जो होते हैं 9 ग्रह होते हैं, जिसमें से 7 ग्रह जो हैं वो खगोलीय पिंड हैं। कौन कौन से 7 ग्रह हैं? किसी को ग्रहों के नाम पता है आप लोगों में? जी, बताइए। सूर्य, चंद्रमा, हाँ, बुध, हाँ, बुध, गुरु, हाँ, शुक्र, शनि, हाँ, केतु, हाँ। मंगल आप भूल गए। नहीं बताया था मंगल। अच्छा, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। कितने हो गए? 9 प्लैनेट्स हो गए, 9 ग्रह हो गए टोटल। इसमें से सूर्य से लेकर के शनि तक के जो भी ग्रह हैं, इनको हम देख सकते हैं टेलीस्कोप से, हम लोग उनको देख सकते हैं। खगोलीय पिंड होते हैं, ये हमें दिखाई पड़ते हैं। लेकिन राहु और केतु ये जो होते हैं, ये इमेजिनरी होते हैं, ये काल्पनिक होते हैं, मतलब ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। जब हमारी पृथ्वी और चंद्रमा दोनों ही जो होता है सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, तो हमारी पृथ्वी और चंद्रमा दोनों एक जगह पे, 2 जगहों पे दोनों जो है एक दूसरे की कक्षा को काटते हैं। तो जो साउथ नोड होता है, मतलब दक्षिणी कटान बिंदु होता है, वो क्या होता है? राहु होता है, और उत्तरी कटान बिंदु को केतु कहते हैं। साउथ नोड और नॉर्थ नोड, साउथ नोड आपका हो गया राहु, और नॉर्थ नोड आपका हो गया केतु आपका हो गया। ये कटान बिंदुएं हैं, और इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इनका। जबकि आपका बुध है, शुक्र है, मंगल है, गुरु है, चंद्रमा है और शनि है, इनका एग्जिस्टेंस है। इनको देख सकते, ये खगोलीय पिंड है, इनको हम लोग देख सकते हैं। जबकि राहु केतु को हम लोग नहीं देख सकते, खगोलीय पिंड ये नहीं है। तो ये अंतर है। अब क्या है, अब हम लोग आगे हम लोग अगर देखते हैं कि
अब ये 9 ग्रहों के बारे में हमने जाना। तो ये 9 ग्रहों में कुछ ग्रह शुभ होते हैं, कुछ ग्रह अशुभ होते हैं और कोई ग्रह तटस्थ होता है, न्यूट्रल होता है। तो सूर्य जो है आपका शुभ ग्रहों में कौन सा आ जाता है? गुरु आ जाता है, शुक्र आ जाता है और बलि चंद्रमा आ जाता है। बलि चंद्रमा समझते हैं? चंद्रमा बलि कब होता है? सर नहीं समझते बलि चंद्रमा। ओके, आप देखते होंगे जब पूर्णिमा होती है तो पूर्णिमा में चंद्रमा पूरा गोल दिखाई देता है। उस पूर्णिमा में जो होता है पूरा उजेला रहता है, रोशनी रहती है। देखा होगा ना पूर्णिमा में? जी 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 सर। तो उस समय उस दिन पूर्णिमा वाले दिन जो होता है चंद्रमा पूर्ण बलि होता है। तो अगर हम लोग देखेंगे शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की अष्टमी का जो चंद्रमा होता है वो बलि माना जाता है, क्योंकि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा हमारा बढ़ता है, अष्टमी से बढ़ना प्रारंभ होता है और पूर्णिमा में अपने 100% पावर में हो जाता है। फिर पूर्णिमा के बाद से कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता, फिर घटना शुरू हो जाता है। अष्टमी में जो होता है उसका फिर पावर जो होती है अपनी एक मिनिमम रह जाती है, उसके बाद और घटता चला जाता है और घटता चला जाता है। और जो अमावस्या होती है, अमावस्या में जो होती है उसकी पावर 0 हो जाती है, तभी अमावस्या वाले दिन चंद्रमा नहीं निकलता है, इसीलिए अमावस्या वाले दिन अंधेरा होता है। तो 15 दिन का फर्क होता है पूर्णिमा से लेके अमावस्या के बीच में। तो पूर्णिमा में 100% पावर होती है चंद्रमा के पास, पूर्ण चंद्रमा होता है, बलि चंद्रमा होता है। और अमावस्या में चंद्रमा के पास 0 पावर होती, 0% पावर होती है और वो हीन चंद्रमा, क्षीण चंद्रमा बोला जाता है। इंग्लिश में जो बलि चंद्रमा को बोलते हैं वैनिंग मून, वैक्सिंग मून, और अमावस्या वाले चंद्रमा को, क्षीण चंद्रमा को वैनिंग मून बोलते हैं। क्षीण चंद्रमा वैनिंग मून और बलि चंद्रमा वैक्सिंग मून, चढ़ता हुआ चंद्रमा एक उतरता हुआ चंद्रमा, एक 0 पावर एक 100% पावर, ये चंद्रमा होता है। जो शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा होता है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक का जो चंद्रमा होता है वो बलि चंद्रमा माना जाता है। इसमें जो जातक पैदा होते हैं तो जन्म लेते हैं तो ऐसे जातकों का जो चंद्रमा बोलते हैं कि बलि है चंद्रमा इनका। इसी तरीके से आप जो है बुध जो होता है न्यूट्रल प्लेनेट होता है, तटस्थ होता है। अगर इसकी शुभता डिपेंड करती है कि ये जो है किसके साथ में बैठे हैं, किस ग्रह के साथ में है। अगर ये शुभ ग्रह के साथ में है तो बुध शुभ हो जाएगा, अगर बुध अशुभ ग्रह के साथ में बैठा है तो बुध आपका क्या हो जाएगा? अशुभ हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि किस ग्रह के साथ में बुध बैठा हुआ है, ठीक है। और अकेला बैठा तो न्यूट्रल है वो। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं मंगल, केतु, शनि, राहु, है ना, सूर्य। तो इनमें से जो होता है मंगल, केतु, शनि, राहु, ये अशुभ ग्रह होते हैं, जबकि सूर्य जो होता है ये क्रूर ग्रह होता है। सूर्य अशुभ ग्रह नहीं है, सूर्य जो है क्रूर ग्रह है। क्रूर ग्रह क्यों है? अग्नि तत्व का ग्रह है। अग्नि ग्रह, आग को हम उसी आग से हम चाहें तो खाना पका सकते हैं, उसी आग से हम चाहें तो किसी का घर जला सकते हैं। तो ये सूर्य जो हमारा है वो क्या है? हमारा क्रूर ग्रह है, अशुभ ग्रह नहीं है। और सूर्य को देवताओं का सूर्य को सभी ग्रहों का राजा बोलते हैं। ये आपके जो हैं ये ग्रह हो गए। अब हर एक ग्रह क्या करता है? कुछ चीज़ों को बताता है। हर एक ग्रह की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। हर एक ग्रह जो होता है उसके कुछ स्वभाव होते हैं। ग्रह के अच्छे स्वभाव होते हैं और ख़राब स्वभाव होते हैं। जैसे ग्रहों के स्वभाव पे अगर हम लोग चर्चा करते हैं, अगर हम लोग कि सूर्य क्या है, क्या कहा गया है कि वैदिक ज्योतिष में सूर्य को ऊर्जा का कारक कहा गया है।
पराक्रम का कारक कहा गया है। आत्मा, हमारे अंदर जो आत्मा है, जो जीव है, आत्मा को सूर्य का कारक, सूर्य उसको आत्मा को जो है सूर्य रिप्रेजेंट करता है। हमारी आत्मा जो होता है वो कितना आत्मबल हमारे अंदर है वो सूर्य बताता है। अहम, यश, सम्मान, पिता, राजा, ये जो डोमेन, ये सारे जो होते हैं सूर्य के डोमेन में सारे ग्रह आते हैं। तो सूर्य के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, कहीं अगर सूर्य के बारे में चर्चा हो रही है या जो है कहीं राजा के बारे में चर्चा हो रही, पिता के बारे में चर्चा हो रही है, यश, मान, सम्मान, पराक्रम, ऊर्जा, इनकी चर्चा हो रही है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सूर्य के डोमेन में आने वाली वस्तुएं सारे के सारे हैं। सारे के सारे विषय जो है ये सूर्य के डोमेन में आ रहे हैं। तो ये सूर्य के कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सभी ग्रहों में जो है सूर्य जो होता है सभी ग्रहों का राजा है, सबका प्रधान है। और जो है सूर्य को जो है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर देखते हैं तो सूर्य, हम लोग यहाँ पे मून साइन लेते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं हमारी जन्म की राशि क्या है, तो हम लोग कहते हैं हमारी जन्म की राशि क्या है, सब मकर राशि है जन्म की राशि। लेकिन वेस्टर्न में, पश्चिमी देशों में जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो सन साइन लेते हैं। आपने न्यूज़पेपर में राशियाँ अपनी संडे को दिस वाली राशि देखी होगी, तो उसमें जो लिख करके आता है कि कोई राशि लिखा है, उसके आगे महीना लिखा होता है कि 15 दिसंबर से लेके 14 जनवरी तक या 14 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक, ये जो बोलता है, ये हर सूर्य जो होता है एक महीने एक राशि में रहता है, 30 दिन एक राशि में रहता है, तो उसी के अनुसार सन साइन होता है। तो इस समय जो चल रहा है हमारा, इस समय के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे इस समय जात के हिसाब से, तो अभी सूर्य जो है किस राशि में चल रहा है? सूर्य अभी किस राशि में चल रहा है बताइए, किस राशि में सूर्य चल रहा है अभी? कौन बताएगा? कौन बताएगा सूर्य किस राशि में चल रहा है? हाँ, सूर्य अभी किस राशि में चल रहा है बताइए, कोई बता पाएगा? नहीं पता। नहीं पता? एक सेकंड रुकिए, अभी आपको बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ। एक सेकंड रुकिए। मैंने अभी कुंडली ओपन करी, आपको कुंडली दिख रही है? एक नहीं दिख रही? नहीं। मैंने अभी एक कुंडली ओपन करी, आपको दिखी कि नहीं दिखी? नहीं दिख रही। रुकिए, अभी दिखेगी। अब ये दिखे? नहीं दिखा? दिखी कुंडली है? इसमें देखिए, इसमें देखिए क्या लिखा है। ये जो है 8 नंबर लिखा है 8 नंबर। अब जी देख रहा है आपको 8 नंबर के नहीं दिख रहा है? नहीं सर, मेरे को वो नहीं दिख रही है कुंडली सर। स्क्रीन तो शेयर करी है मैंने। नहीं, पर वो दिख रहा है ग्रहों के स्वभाव, ये सब। अच्छा, ग्रहों के स्वभाव दिख रहा है। ये शिवानी जी आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको कुंडली? ये 8 नंबर आई है, दिख रही है। अब ये अगर रानी जी को दिख रहा है तो आपको फिर वो भी आप स्क्रॉल करिए, देख दूसरी स्क्रीन मैंने और ओपन करी है। ये आया। आया, ठीक है।
तो इसमें देखिए सूर्य कहाँ दिख रहा है, सूर्य कहीं दिख रहा है आपको? एक नंबर पे। एक नंबर पे। शिवानी जी आपको दिख रहा है सूर्य एक नंबर पे? तो एक नंबर, दिख रहा है। एक नंबर की राशि कौन सी होगी? मेष 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 राशि। तो हम लोग क्या कहेंगे, सूर्य इस समय मेष राशि में चल रहा है, मेष राशि में गोचर कर रहा है। इसका क्या मतलब होगा, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो भी पैदा होगा इस समय, तो उसकी जो सन साइन होगी वो मेष होगी, एरीज होगी। और सूर्य जो अपना बदलता है, जो आज सूर्य 5 डिग्री का चल रहा है, सूर्य लगभग 14 तारीख से लेकर के अगले महीने 14 तारीख या 15 तारीख तक ही जो है एक राशि में रहता है। 30 दिन तक एक राशि में सूर्य रहता है। लगभग 14 तारीख 15 तारीख में सूर्य अपना जो है राशि परिवर्तन करता है। तो 14 अप्रैल से लेकर के 14 या 15 मई तक जो भी जातक पैदा होंगे सभी का जो सन साइन होगा वो कौन होगा, क्या होगी सन साइन? उसकी एरीज होगी, मेष राशि होगी उनकी सूर्य राशि जो होगी मेष होगी। जबकि चंद्रमा जो हमारा है, वो चंद्रमा कब हमारा कितने एक राशि को कितने दिन तक भोगता है, एक राशि में कितने दिन तक रहता है चंद्रमा हमारा, पता है आपको? चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन तक रहता है। तो एक राशि में तो आज के दिन चंद्रमा किस राशि में बैठा है, इस कुंडली को देख के बताइए। वृष राशि। यस, वृष राशि में बैठा। अब जी दिखा आपको? जी सर दिखा। तो इसका क्या मतलब है, आज के दिन जो है अभी जो जातक पैदा हुआ होगा जो है, तो उस जातक की जो राशि होगी हमारी वैदिक के हिसाब से, वैदिक ज्योतिष के हिसाब से जो जन्म राशि होगी वो वृष राशि होगी। आपका बुलाने वाला नाम चाहे जो कुछ रखा जाए, लेकिन आपका जो नाम होगा वो वृष राशि पे होगा। क्लियर है? तो आज जो नक्षत्र है वो कृतिका, चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में चल रहा है और तीसरा चरण चल रहा है। तो तीसरे चरण का जो भी अक्षर होगा वो आपके नाम का प्रथम अक्षर होगा। हम लोग नक्षत्रों पे भी चर्चा कुछ देर बाद करेंगे, नक्षत्रों पे चर्चा कुछ देर बाद करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस हर चरण का एक अक्षर होता है। तो कृतिका का अगर तीसरा चरण अगर चल रहा है कृतिका का, तो जातक का जो होगा राशि का नाम, जातक का क्या नाम होगा जातक का, वो मैं आपको भी कुछ समय बाद आपको जो है आपको बताऊंगा। मैं आपको उसकी हम लोग अभी चर्चा करेंगे, कुछ समय पश्चात करेंगे चर्चा, ठीक है ना? ठीक है। तो मैं अब इस कुंडली में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। इस कुंडली में पहचानेंगे कैसे हम चीज़ों को। सबसे ऊपर जो होता है जहाँ 8 नंबर लिखा है वो क्या है, लग्न होती है जातक की। जिस समय पैदा होता है जातक, पूर्वी क्षितिज पे जो भी राशि उदय हो रही होगी वही जातक की लग्न होती है। तो इन राशियों को हम लोग सदैव नंबर से लिखते हैं। तो 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से लिखिए। तो 8 नंबर जो हो ये हमारी जो हो गई, या हमारे 8 नंबर जो हो गए, प्रथम हो गया ये हमारा क्या है, लग्न है। फिर ये मतलब प्रथम भाव है, लग्न है प्रथम भाव। फिर जहाँ 9 नंबर है ये हमारा कौन सा हो जाएगा, द्वितीय भाव, सेकेंड हाउस हमारा हो जाएगा, ये सेकेंड हाउस हमारा हो जाएगा। और इसके बाद तृतीय भाव जो हमारा होगा ये मेष राशि, जहाँ 10 नंबर जहाँ लिखा है ये तृतीय भाव है। 4 नंबर है चतुर्थ भाव हमारा, जहाँ पे 11 नंबर लिखा है वो चतुर्थ भाव है। 12 नंबर लिखा है पंचम भाव। 1 नंबर जहाँ लिखा है वो हमारा षष्ठम भाव। 2 नंबर जहाँ लिखा है वो सप्तम भाव। 3 नंबर में अष्टम भाव। 4 नंबर जहाँ लिखा है वो नवम भाव। 5 नंबर जहाँ लिखा है वो दशम भाव। 6 नंबर जहाँ लिखा है वो एकादश 11वां भाव। और 7 नंबर जहाँ लिखा है वो हमारा क्या हो जाएगा, 12वां भाव हो जाएगा।
इस तरीके से हम ये राशियों के भाव होते हैं। एक राशि में 12 भाव होते हैं और हमारी राशियाँ एक एक कुंडली में 12 भाव होते हैं और हमारी राशियाँ भी 12 ही होती हैं। इसीलिए एक राशि में एक भाव में एक राशि होती है। इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए। कोई प्रश्न हो तो आप। ये सूर्य जो आपने बताया, हाँ चंद्रमा का तो हो गया। हाँ चंद्रमा का तो हो गया कि जिस नक्षत्र में उसी हिसाब से उसका मतलब कि नाम हाँ हाँ दिया नहीं जाएगा। हाँ तो सूर्य का है। देखिए, सूर्य, हाँ हाँ अपना, हाँ प्रश्न पूरा करिए आप अपना। ये सूर्य मतलब जैसे चंद्रमा का हो गया कि इस लग्न में जो का वही मतलब कुंडली के हिसाब से सूर्य का। हाँ जैसे कुंडली, देखिए हम लोग वैदिक ज्योतिष में, भारतीय ज्योतिष में हम लोग सन साइन नहीं लेते हैं। ये मैंने आपको केवल एक्स्ट्रा बता दिया है कि आवाज नहीं आ रही सर। वैदिक ज्योतिष में हम लोग जो होता है सूर्य सन साइन हम लोग नहीं लेते, सूर्य की राशि नहीं लेते, सन साइन नहीं लेते हैं। हम लोग वैदिक ज्योतिष में सदैव मून साइन लेते हैं, चंद्र राशि लेते हैं। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दिया है कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जैसे हम लोग मून साइन को प्राथमिकता देते हैं, वैसे ही वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो सन साइन को प्राथमिकता देते हैं। वो अपनी जो कुंडली देखते हैं, कुंडली का जो प्रेडिक्शन करते हैं सन साइन के हिसाब से करते हैं, जबकि हम लोग जो होता है मून साइन के हिसाब से करते हैं। जी केवल इतना ही है इसमें, केवल बस बाद बाकी आपको इसमें हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोग जो सीखेंगे मून साइन के हिसाब से, लग्न और मून साइन के हिसाब से सीखेंगे। लेकिन आपको थोड़ा बहुत इधर उधर का भी नॉलेज होना चाहिए ना, आपको थोड़ा बहुत, तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ आपको बताई। अब मैं आपसे आप लोगों से एक प्रश्न करता हूँ। अभिजीत जी आप बताइए, राहु जो बैठा है कितने नंबर की राशि में बैठा है इस कुंडली में? कुंभ राशि में बैठा है, 11 नंबर की राशि है यहाँ पे और राहु यहाँ कुंभ राशि में बैठा है। ठीक है, आप बताइए। अच्छा शिवानी जी आप बताइए, गुरु किस राशि में बैठा है? गुरु, हाँ अग्नि राशि वृश्चिक। नहीं, गुरु जिस भाव में बैठा है उसमें कितने नंबर लिखा है? 3 तो मेष वृष और मिथुन राशि। मिथुन राशि, यस। तो आप सीरियल से याद करिएगा इसको। मिथुन राशि में जो है गुरु बैठा है और शनि किस राशि में बैठा है? शनि मीन। हाँ शनि जो है कहाँ बैठा है? मीन राशि में शनि बैठा है। क्लियर है ना? शनि के साथ और कौन से ग्रह बैठे हैं? बुध मंगल। बुध बैठे हैं और मंगल बैठे हैं। ठीक है। और ये जो है केतु किस राशि में बैठा है? सिंह में बैठा है। सिंह राशि के स्वामी कौन होते हैं? सूर्यदेव। और मीन राशि के स्वामी कौन होते हैं? शनिदेव। मीन राशि के स्वामी नहीं गुरुदेव गुरु भगवान होते हैं ना। अब शिवानी जी आप बताइएगा, आप बताइए शिवानी जी कि आपके जो है मिथुन राशि के स्वामी कौन ग्रह होते हैं? मिथुन, हाँ मेष, बुध। मिथुन राशि के स्वामी आपके कौन हैं? बुध। हाँ मिथुन राशि के स्वामी आपके हो गए बुध। क्लियर है ना? ठीक है, ओके। अब हम लोग और आगे हम लोग देखते हैं अगर तो इसे ये बताइए, इस कुंडली में बताइए कि तीसरे भाव में कौन सी राशि पड़ी है?
तीसरे भाव में कौन सी राशि है? मकर ये जो मैंने आपको स्क्रीन दिखाई है, स्क्रीन में कितना नंबर लिखा है तीसरे भाव में? 11वां है तो कुंभ राशि है, कुंभ है सर। तीसरे भाव में कुंभ कहाँ से आएगी? तीसरे भाव में कौन सी राशि आ जाएगी? प्रथम भाव हो जाएगा आपका ये 8 नंबर जहाँ लिखा है, द्वितीय भाव आपका 9 नंबर जहाँ लिखा है, तृतीय भाव में आपका आ जाएगा ये आपका 10 नंबर आ जाएगा। तो 10 नंबर में कौन सी राशि होती है? सर मकर। मकर, ये आपको पता होना चाहिए। आपको इसको ध्यान से आप सुनिएगा। नवम भाव में, 9वें भाव में कौन सी राशि है? धनु राशि। कहाँ से पता चला? कैसे पता चला? नहीं, अच्छा 9वें भाव में। हाँ, आठ में नवम भाव। अच्छा 9वां भाव में कर्क है सर। कर्क है। नवम भाव, 9 गिनती जी, 8 नंबर लग्न है। लग्न से 1 2 3 4 गिनिए, 9 नंबर पे कर्क राशि आ जाएगी। अभिजीत जी क्लियर है ना? जी। ये कोई डाउट है? अभिजीत जी कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है ना? नहीं सही चल रहा है मास्टर जी। ओके ठीक है। तो इसमें इस जो हम लोग ये देख रहे हैं, इसमें अगर हम लोग देखते हैं इसमें, तो इस कुंडली में अगर हम लोग देख रहे हैं, ये मैं एक लास्ट क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि 12वें भाव में कौन सी राशि पड़ रही है? तुला। 12वें भाव में तुला राशि पड़ रही है। छठे भाव में? छठे भाव मेष राशि। और 11वें, अभिजीत जी आप बताइए 11वें भाव में कौन सी राशि पड़ रही है? कन्या। हाँ, 11 कन्या। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब ठीक है ना? अब हम लोग आगे चलते हैं। इसको मैं स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ अपनी। हम लोग इसी में फिर से आते हैं। हमने ग्रह, अभी हम लोगों ने ग्रह देखे। ग्रहों का मैं आपको डिस्क्रिप्शन बाद में दूंगा। ग्रहों का मैं आपको एक संक्षिप्त वर्णन बताया कि ग्रह जो होते हैं 9 ग्रह होते हैं। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये 9 ग्रह होते हैं। इनके बारे में आपको बताऊंगा, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। उससे पहले हम लोग ग्रहों के बारे में जान लेते हैं कि ग्रहों की जो है तत्व कौन कौन से होते हैं। हर ग्रह, जैसे राशियों के तत्व हमारे होते थे, उसी प्रकार से हमारे ग्रहों के भी तत्व होते हैं। कौन कौन से तत्व पे अगर हम लोग आ जाते हैं कि अग्नि तत्व के जो ग्रह हैं वो 2 ग्रह हैं। कौन कौन से? सूर्य और मंगल, ये अग्नि तत्व के प्लैनेट्स हैं। जल तत्व के जो ग्रह आ जाते हैं वो चंद्रमा है और शुक्र है। पृथ्वी तत्व का जो ग्रह है वो बुध आ जाता है। गुरु हमारा आकाश तत्व का ग्रह है। ठीक है, और ये हमारा जो वायु तत्व का ग्रह है, हमारा शनि हमारा वायु तत्व का ग्रह आ जाता है।
और हमारा जो राहु जो है हमारा, ये जल और वायु दोनों में आ जाता है, और केतु अग्नि तत्व का, आकाश तत्व का ग्रह है, ये है इनमें। तो इस तरह से ये हमारे ग्रहों का, ये हमारा जो तत्वों के अनुसार ग्रहों का ये बाइफरकेशन, वर्गीकरण है। और सूर्य और गुरु जो है हमारे, ये सतोगुणी है। बुध, शुक्र और चंद्रमा जो हमारे हैं रजोगुणी ग्रह हैं, और मंगल और शनि जो हमारे तमोगुणी हैं। इसके अलावा राहु और केतु भी जो ये दो ग्रह हैं, ये भी जो हमारे जो है तमोगुणी में आ जाते हैं। इस तरीके से हमारे ग्रहों का वर्गीकरण है। इसको देखिए, कहीं कोई डाउट हो इसमें तो बताइए। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, अगर है तो बताइए आप। इसमें कुछ कोई प्रश्न, क्वेश्चन हो तो आप बताएं, मैं क्लियर करा दूं आपको। ठीक है ना, लोग आगे चलते हैं। आगे चलते हैं अभी हम लोग फिर से। सभी ग्रहों की उच्च और नीच राशियां होती हैं। उच्च राशि, नीच राशि। उच्च राशि का मतलब होता है कि ग्रह जो है हमारा क्या होता है कि जिसमें ग्रह को फुल पावरफुल होता है, 100% पावर होती है, वो उच्च राशि होता है। मतलब हर किसी का एक अपना स्थान होता है ना, जहाँ पहुँचता है तो वो हर व्यक्ति जो होता है मोस्ट कंफर्टेबल फील करता है, सबसे ज़्यादा सुविधाजनक, आरामदायक फील करता है। उसी तरह से ग्रह भी जो होता है अलग अलग राशियों में जब विचरण करते हैं, तो कोई एक राशि ऐसी होती, कोई एक जगह ऐसी होती है ग्रह की, जहाँ पे वो बिल्कुल फुली, वो कॉन्फिडेंट, फुली आराम में रहता है, कोई उसको दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल रिलैक्स मोड में रहता है, 100% पावर के साथ रहता है। उस जगह को क्या बोलते हैं? उच्च राशि बोलते हैं, उच्च स्थान बोलते हैं, कि ग्रह उच्च का बैठा है। आप लोग सुना होगा ज्योतिषों से कि आपका मंगल नीच का बैठा है, मंगल उच्च का बैठा है, मंगल मूल त्रिकोण राशि का बैठा है, स्वराशि का बैठा है। तो ये है क्या? उच्च राशि क्या है, नीच राशि क्या है, मूल त्रिकोण राशि क्या है, ये जो होता है, बैठा होता है ग्रह, ये बताते हैं। ग्रहों की स्थिति इससे पता चलती है। जैसे अगर हम लोग चर्चा करते हैं कि जैसे मेष है, जैसे मेष राशि जो होती है, तो मेष राशि में जो होता है सूर्य जो होता है मेष राशि में उच्च का होता है। सूर्य जो होता है मेष राशि में उच्च का होता है। कितनी डिग्री पे? हाईएस्ट पीक पे होता है पावर। जैसे मेष राशि में उच्च का हो गया, लेकिन मेष राशि में एक स्थान ऐसा भी है जहाँ पे 100% पावर होती है। वो कौन सा होता है? मेष राशि में 10 डिग्री। सूर्य जब मेष राशि में 10 डिग्री का होता है तो परम उच्च में होता है। उससे ऊंची स्थिति कोई दूसरी नहीं होती, फिर नीचे जाना शुरू करता है। पीक है, बिल्कुल टॉप है वो। जैसे माउंट एवरेस्ट जो है पीक है, माउंट एवरेस्ट पीक है, उससे ऊपर ने फिर नीचे ऊपर जाते हैं, पीक पे पहुँच के फिर नीचे जाना शुरू कर देते हैं। तो वो पीक पॉइंट जो है वो 10 डिग्री का है। मेष राशि में 10 डिग्री का है पीक पॉइंट। तो 10 डिग्री जो है मेष राशि में, उसको बोलते हैं परम उच्च। परम उच्च, परमोच्च बोलते हैं उसको। तो सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री पे परम उच्च का होता है। और नीच राशि कौन सी हो जाती है? इसी से 7वीं राशि जो होती है नीच हो जाती है, सेम डिग्री पे। तो मेष से 7वीं राशि कौन सी होगी? बताइए। तुला। तुला। तो तुला राशि में 10 डिग्री में जो है सूर्य परम नीच का हो जाता है, पावर उसकी 0% हो जाती है बस।
उसमें 100% पावर होती है, तुला राशि में 10 डिग्री पे 0% पावर होती है। एक बिल्कुल पीक हो गया, टॉप हो गया, एक बिल्कुल गर्त हो गया, नीचे बिल्कुल हो गया, डाउन, बिल्कुल डाउनवर्ड, उससे नीचे नहीं हो सकता है। उसके बाद फिर ऊपर जाना शुरू करेगा। तो ये दो, अगर हम लोग सर्किल ड्रॉ करेंगे, एक पॉइंट सबसे ऊपर होगा, एक पॉइंट सबसे नीचे होगा। जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट वो परम उच्च होता है और सबसे नीचे वाला पॉइंट परम नीच होता है। तो 10 डिग्री का जो होता है तुला राशि में सूर्य परम नीच का होता है, और 10 डिग्री में मेष राशि में सूर्य परम उच्च का होता है। ये याद रखिएगा हमेशा। और जब अब इसकी सूर्य की जो मूल त्रिकोण राशि होती है, मूल त्रिकोण राशि में जो होता है 50% पावर, 75% पावर होती है ग्रह के पास। उच्च में 100% पावर होती है। मूल त्रिकोण राशि में जब होता है तो उसके पास 75% पावर होती है। तो सूर्य की जो मूल त्रिकोण राशि होती है वो क्या बोली जाती है, कौन सी? सिंह राशि। सिंह राशि 0 से 20 डिग्री के बीच में मूल त्रिकोण राशि होती है। और स्वराशि, सूर्य की अपनी स्वयं की जो राशि होती है वो स्वराशि बोले। सूर्य की राशि, सूर्य का की अपनी राशि है, सूर्य जिस राशि का मालिक है वो सिंह राशि का मालिक है। तो सिंह राशि में 20 से 30 डिग्री के बीच में सूर्य बोला जाता है कि स्वराशिस्थ है। क्योंकि एक ही राशि सूर्य की होती है, तो मूल त्रिकोण राशि और स्वराशि एक ही होती है। लेकिन डिग्री वाइज जब हम लोग देखते हैं तो 0 से 20 डिग्री जब होते पे सूर्य होता है सिंह राशि में, तो उसको बोलते हैं मूल त्रिकोण में है। और जब 20 से 30 डिग्री के मध्य में होता है तो सूर्य को बोलते हैं कि स्वराशि में स्थित है। तो जब स्वराशि में सूर्य होता है तो उसकी पावर जो होती है 50% पावर होती है, और जब नीच में होता है तो 0% पावर होती है। पावर का जो बाइफरकेशन किया गया है ये क्या, परम उच्च का सूर्य है तो 100% पावर, मूल त्रिकोण में 75% पावर, स्वराशि में जो है 50% पावर। ठीक है ना, इस तरीके से। और नीच राशि में जो होता है 0% पावर। इसमें एक और भी होता है, 25% पावर ग्रह की होती है जब वो शत्रु क्षेत्री हो जाता है। शत्रु क्षेत्री का मतलब होता है कि जब दो ग्रह आपस में शत्रु होते हैं और कोई शत्रु ग्रह की राशि में कोई ग्रह चला जाता है तो वो शत्रु क्षेत्री हो जाता है। जैसे सूर्य है, सूर्य का शत्रु कौन है? राहु केतु है। सूर्य के शत्रु जो है आपके शनि है, आपका सूर्य का शत्रु। तो सूर्य जब भी शनि की राशि में जब जाएगा तो शत्रु क्षेत्री हो जाएगा। सूर्य जब शनि की राशि में गोचर करेगा शत्रु क्षेत्र, तब भी उसकी पावर जो होगी 25% पावर उसकी तब भी होगी। और परम नीच जब हो जाता है तब उसकी 0% बिल्कुल पावर उसको नहीं होती है, कुछ भी आपका कार्य नहीं कर सकता है वो। तो इसी तरीके से पावर का बाइफरकेशन करते हैं कि पावर परम उच्च होता है जब तो 100% पावर, मूल त्रिकोण में 75% पावर, स्वराशि में 50% पावर, शत्रु क्षेत्री में 25% पावर, और नीच राशि में 0% पावर। तो इस तरह से हम लोग पावर का बाइफरकेशन हम लोग करते हैं। ये क्लियर है? नहीं क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? बताइए। कुछ कम समझ में आया। हाँ, कम आया, कोई बात नहीं, आएगा समझ में। ये स्लाइड देखने के साथ साथ आप कॉपी पेन लेके नोट भी करते रहा करिए, जिससे कि आपको बाद में प्रश्न करने में आसानी होगी। फिर से बताता हूँ, फिर से सुनिए। अभिजीत जी, आपको कुछ आया कि नहीं आया?
हाँ सर, अभी नोट करेंगे तो थोड़ा याद रहेगा ये हाँ, चीजें। तो कोई बात नहीं, इसके बावजूद नहीं समझ में आए तो ग्रुप में डालिएगा, क्वेश्चन करिएगा, उसका मैं आपको आंसर दूंगा, उसको समझाऊंगा, आपको आंसर दूंगा। उसको फिर से बताता हूँ, फिर से बताना, फिर से सुनिए। बॉल बॉल को देखा है, बॉल को बॉल को जो बिल्कुल हम लोग अपने हाथ से ऊपर की तरफ जब फेंकते हैं बॉल को, तो क्या होता है कि बॉल हमारे से हाथ से जैसे छूटती है, एक डिस्टेंस तक जाती है, वहाँ से वो बॉल फिर वापस नीचे गिर जाती है। गिरती है कि नहीं गिरती? गिरती है ना कि नहीं गिरती है? जी। अच्छा, तो जब हमारे हाथों से जब बॉल हमने फेंकी है ऊपर, तो बॉल में मैक्सिमम पावर था। हमारे हाथ से जैसे छूटी है, बॉल में मैक्सिमम पावर था, मतलब उच्च में थी, उच्च स्थिति थी उसकी। जैसे जैसे गया तो धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स होने के कारण से उसकी वो पावर जो है धीरे धीरे कम होती चली गई, और एक स्थिति ऐसी आई कि जब उसकी पावर 0 हो गई, वहाँ पे बॉल जो फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड के लिए, कुछ क्षणों के लिए रुकी और फिर से वापस ज़मीन पे आ गई। तो जब उसकी पावर 0 हो गई तभी तो बॉल वहाँ से नीचे की तरफ आई ना, अगर पावर होती तो और ऊपर जाती। तो जो वो स्थिति उसकी थी जहाँ उसकी पावर 0 हो गई, उसका नीच का बिंदु हो गया, और जो जब हाथ से चली थी हमारे उच्च का बिंदु। इसको हम लोग दूसरे एग्जाम्पल से समझ लें, इसको वाइस वर्सा कर लें, अगर हम लोग दूसरे एग्जाम्पल से समझ लें, हम लोग एक सर्किल हम लोग बनाए, एक गोला बनाते हैं। उस गोले में जो सबसे नीचे का बिंदु होता है वो नीच बिंदु है, नीच राशि समझ लो। जो सबसे टॉप का बिंदु, ऊपर का जो बिंदु है, उच्च का समझ लो आप। तो सूर्य के केस में अगर हम लोग लेते हैं तो मेष राशि सपोज करो कि उच्च पावर हाईएस्ट है उसकी 10 डिग्री की, वो उस सर्किल का ऊपरी पॉइंट हो जाता है। और जो तुला राशि में 0 डिग्री जो हो जाता है वो इसका नीच का हो जाता है। तो इनकी दो की पावर, एक तो 100% पावर, एक 0% पावर। 100% पावर और 0% पावर, तो ये इसका उच्च और नीच का हो जाता है। अब लोग चंद्रमा पे आ जाते हैं। चंद्रमा जो है वृष राशि में 3 डिग्री पे चंद्रमा जो होता है उच्च का माना जाता है, और वृश्चिक राशि में 3 डिग्री पे चंद्रमा नीच का हो जाता है। वृष राशि से 7वीं राशि कौन सी होगी बताइए? वृष राशि से 7वीं राशि कौन होगी? वृश्चिक। तो वृष राशि में 3 डिग्री में 100% पावर है, वृश्चिक राशि में 3 डिग्री में 0% पावर है। इसकी मूल त्रिकोण राशि से सर क्या? राशि से 7वीं लेनी है ना? हाँ, हर राशि से 7वीं लेनी है। जैसे कि हाँ, तो यही नहीं समझ में आ रहा। ये तो अब ये समझ में कि हाँ, मतलब कि जो उच्च होगी तो वो मतलब ऊंचे पे है, हाँ, उससे होगी वो हाँ, सूर्य बिल्कुल नीच ग्रह। उच्च से 7वीं राशि जो हो जाएगी वो नीच की राशि हो जाएगी। हाँ। और इनकी मूल त्रिकोण राशि, वृष राशि ही इनकी मूल त्रिकोण राशि होती है, और कर्क राशि जो होती है स्व राशि होती है इसकी, चंद्रमा की वृष राशि 3 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में जो होती है मूल त्रिकोण राशि होती है, और स्व राशि चंद्रमा की कर्क राशि हो जाती है। मतलब कि 100% पावर होता है वृष राशि में 0 से 3 डिग्री का अगर चंद्रमा बैठा तो 100% पावर है। अगर 3 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में है तो उच्च का बोला जाएगा, लेकिन पावर उसकी 75% हो जाएगी। स्वराशि कर्क राशि का अगर चंद्रमा है तो उसकी पावर 50% है, और वही वृश्चिक राशि में चंद्रमा अगर बैठा है तो उसकी पावर 0% हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको बाइफरकेट करें। क्लियर है कि अभी क्लियर नहीं है? कोई शंका है? क्लियर है अभी अभिजीत, हाँ अभिजीत जी आप बताएं।
सर नोट्स मिलेंगे ना तो पढ़ के फिर एक बार डिस्कस करेंगे तो याद होंगी कोई चीजें। इशू नहीं है, नोट्स आपको मैं भेज दूंगा, कल नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे। इसको पढ़िएगा और इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 घंटे के सेशन में आखिरी का आधा घंटा हम लोग रखेंगे, क्वेश्चन आवर सेशन रखेंगे। आप लोग प्रश्न पूछेंगे, मैं आपको उसके आंसर दूंगा, समझाऊंगा जो भी आपके डाउट्स होंगे। ठीक रहेगा ना? जी इसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन अगर आपका होता है तो वो क्वेश्चन को आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में आप डालें तो उसको वहाँ पे आपको आंसर मिलेगा उसका। इसी तरीके से हम लोग मंगल पे आ जाते हैं, तो मंगल मकर राशि में 28 डिग्री का जो होता है उच्च का होता है, परम उच्च का होता है। और जो होता है कर्क राशि में 28 डिग्री का होता है, मंगल नीच का हो जाता है, परम नीच का हो जाता है। मेष राशि में 0 से 12 डिग्री का जो चंद्रमा होता है, मंगल होता है, वो मूल त्रिकोण राशि में होता है। और स्वराशि का जो होता है चंद्रमा मेष राशि में 12 से 30 डिग्री के बीच में, और वृश्चिक राशि में जो होता है चंद्रमा अपना क्या होता है, स्वराशिस्थ हो जाता है। मंगल की बात कर रहा हूँ, चंद्रमा नहीं, मंगल मेष राशि में 28 डिग्री पे परम उच्च का होता है। मेष राशि में मंगल जो होता है 0 से 12 डिग्री के बीच मूल त्रिकोण राशि में होता है, 12 से 30 डिग्री के बीच स्वराशि का होता है मंगल। और वृश्चिक राशि में पूरी राशि में चाहे जहाँ रहे तो स्वराशिस्थ बोला जाता है। बुध पे आ जाते हैं। बुध में 15 डिग्री का जो बुध जो होता है कन्या राशि में 15 डिग्री का होता है, वो परम उच्च माना जाता है। और कन्या राशि में ही 15 से 25 डिग्री के बीच का जो होता है भाग होता है, वो क्या होता है, मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है। और कन्या राशि में 25 से 30 डिग्री, और मिथुन राशि पूरी की पूरी जो होती है उसकी स्वराशि मानी जाती है। गुरु में देखते हैं, कर्क राशि में 5 डिग्री का जो गुरु होता है वो परम उच्च का होता है। धनु में 0 से 20 डिग्री के बीच में मूल त्रिकोण में होता है। धनु राशि में 20 से 30, और मीन राशि में जो गुरु होता है वो स्वराशिस्थ होता है। शुक्र मीन राशि में 27 डिग्री का परम उच्च का होता है, और कन्या राशि में 27 डिग्री का परम नीच का होता है। तुला राशि में 0 से 20 डिग्री के बीच का सूर्य जो होता है वो क्या होता है, मूल त्रिकोण का माना जाता है। और तुला राशि में 20 से 30 डिग्री, और वृष राशि का जो शुक्र होता है वो स्वराशिस्थ माना जाता है। शनि तुला राशि में 20 डिग्री का शनि परम उच्च का होता है। कुंभ राशि में शनि 0 से 20 डिग्री के मध्य का जो होता है मूल त्रिकोण का होता है। 20 से 30 डिग्री के बीच में कुंभ राशि, और मकर राशि का में पूरा कहीं भी बैठा हो शनि आपका क्या होता है, स्वराशिस्थ होता है। और शनि मेष राशि में 20 डिग्री पे परम नीच का होता है। परम उच्च से 7 राशियां आगे उसका परम नीच हो जाता है। और परम नीच पता है आपको, तो परम उच्च उसका 7 राशि आगे हो जाएगा। इस तरीके से आप उच्च और नीच आप राशियों के जो है आप निकाल सकते हैं। बताइए इसमें कोई डाउट हो, कोई प्रश्न है अगर आपका तो। इसमें आपका अगर कोई प्रश्न है तो आप बताएं। अब इसको पढ़ेंगे, फिर नहीं आएगा तब फिर कुछ। हाँ, इसको पढ़िएगा, नहीं आता है तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं आएगा तो। ठीक है ना? आगे हम लोग चलते हैं, इसमें नक्षत्रों में चलते हैं। नक्षत्रों में आ जाते हैं हम लोग। नक्षत्र में क्या होता है कि आकाश में तारा मंडल जो होते हैं, तारों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, नक्षत्र बोलते हैं। और नक्षत्र टोटल कितने होते हैं, कौन बताएगा? टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र होते हैं टोटल।
वैसे होते 28 नक्षत्र हैं, लेकिन हम लोग गिनती में 27 करते हैं। 8वां नक्षत्र चंद्रमा के रास्ते में पड़ते हैं, और हर एक नक्षत्र का जो मान होता है 13 डिग्री 20 कला होता है। 13 डिग्री 20 कला। अब कौन कौन से नक्षत्र होते हैं हम लोग इस पे देखते हैं। देखिए टेबल, आपको टेबल दिख रही है नहीं दिख रही? नक्षत्र, नक्षत्र देवता, नक्षत्र स्वामी और महादशा वर्ष, टेबल दिख रही है? जी समझ में आ रहा ना क्या क्या लिखा है कि नहीं आ रहा समझ में? जी अच्छा, तो हम लोग नक्षत्र का चर्चा करते हैं तो अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, है ना, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, 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 उत्तराषाढ़ा, हस्त, श्रवण, धनिष्ठा, रेवती, पूर्वा भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। इस तरीके से जो होते हैं ये हमारे 27 नक्षत्र हैं। इन 27 नक्षत्रों को हम लोग जो है बाइफरकेट करते हैं ग्रहों के हिसाब से। हर नक्षत्र का एक जो होता है स्वामी ग्रह होता है, और हर नक्षत्र के देवता होते हैं। बड़े ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप नक्षत्र देखें और उनके नक्षत्र स्वामी देखिए, टेबल में अगर आपको दिख रहा है। देखिए अश्विनी, मघा, मूल, है ना, अश्विनी, मघा, मूल, ये जो है ये अश्विनी, मघा, मूल ये कौन से हैं? इनके जो स्वामी हैं केतु हैं, इनके स्वामी अश्विनी, मघा, मूल के स्वामी हैं केतु। और भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, इनके जो स्वामी हैं शुक्र देवता है, इनके स्वामी। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, इनके सूर्य हैं स्वामी। रोहिणी, हस्त, श्रवण, इनके स्वामी जो है चंद्रमा है। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, इनके स्वामी हैं मंगल। आद्रा, स्वाति, सतभिषा, इनके स्वामी हैं राहु। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद, इनके स्वामी हैं गुरु। पुष्य, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद, इनके स्वामी हैं शनि। अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, इनके स्वामी हैं बुध। ये स्वामित्व तो दिया गया है ग्रहों को कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र पे रूल करेगा, किस नक्षत्र का आधिपत्य होगा, किस ग्रह का। और ये बगल में जो दिया गया है दशा वर्ष, जैसे केतु है, केतु की दशा 7 वर्ष होती है हमारे, उसमें महादशा वर्ष 7 वर्ष होती है। शुक्र की 20 वर्ष है, इनकी जो है 6 वर्ष है। और सूर्य की 6 वर्ष है, चंद्रमा की 10 वर्ष है, मंगल की 7 वर्ष है, सूर्य की जो है राहु की 18 वर्ष है, और गुरु की 16 वर्ष है, शनि की 19 वर्ष है, और बुध की 17 वर्ष। इस तरह से ग्रहों की जो है महादशा वर्ष दिए गए। जब इनको सभी को काउंट करोगे तो 120 वर्ष हो जाएंगे। चूँकि हमारा जीवन पहले 100 वर्षों से अधिक होता था, तो जब ये ज्योतिष शास्त्र ये किया गया है तो विंशोत्तरी दशा करी गई है। इसको विंशोत्तरी दशा सिस्टम कहा गया है। तो 120 वर्ष की दशा सिस्टम निकाल करके चला गया। तो ये इसमें देखिए, बताइए कोई डाउट हो तो बताइए, फिर आगे बढ़ूँ मैं। कोई डाउट नहीं है सर, आगे बढ़िए। अच्छा चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं नक्षत्र देवता पे। नक्षत्र स्वामी के अतिरिक्त जो होता है, एक नक्षत्र का अपना देवता भी होता है। अगर कोई नक्षत्र खराब है हमारा, तो हम लोग उस देवता का, नक्षत्र देवता का जो हम लोग पूजन करते हैं, उसको खुश करते हैं, तो उस नक्षत्र के हमको शुभ फल प्राप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे ये अश्विनी नक्षत्र है,
अश्विनी नक्षत्र के जो देवता हैं ये आपके कौन हैं? अश्विनी कुमार हैं, अश्विनी कुमार हैं। तो ये अश्विनी कुमार के अगर हम पूजन करेंगे तो हमें उनकी अश्विनी नक्षत्र के अशुभ फल हमें नहीं मिलेंगे, अशुभ फलों में कमी आएगी। इसी तरीके से मघा नक्षत्र है, मघा नक्षत्र के जो देवता हैं पितृ हैं। मूल नक्षत्र है, मूल नक्षत्र के जो देवता है नैऋत्य है। भरणी नक्षत्र है, भरणी के देवता यम है। पूर्वा फाल्गुनी के भग हैं। आपा जो है जल देवता वरुण देवता जो है वो पूर्वाषाढ़ा के नक्षत्र के स्वामी है, देवता है पूर्वाषाढ़ा के। कृतिका नक्षत्र के जो देवता है अग्नि है। उत्तरा फाल्गुनी के देवता अर्यमा है और उत्तराषाढ़ा के देवता विश्वदेवा है। रोहिणी नक्षत्र के देवता ब्रह्मा है, प्रजापति ब्रह्मा बोला जाता है। हस्त नक्षत्र के देवता सूर्य है, सविता है और श्रवण नक्षत्र के देवता जो है विष्णु भगवान है। श्रवण नक्षत्र, इसका मतलब यह है कि श्रवण नक्षत्र में अगर किसी गड़बड़ है, कहीं कोई समस्या आ रही है तो जातक को क्या करना चाहिए? विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, उनको खुश करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, भगवान विष्णु की स्तुति का पाठ करना चाहिए। ये करेगा तो जातक की जो होगी परेशानियों में कमी आएगी। मृगशिरा नक्षत्र के जो देवता हैं सोम है, चंद्रमा। चित्रा नक्षत्र के त्वष्टा हैं, धनिष्ठा के वसु है। आद्रा नक्षत्र के जो देवता हैं शिव है, रुद्र। स्वाति के वायु है और शतभिषा नक्षत्र के जो देवता है वरुण देव है। पुनर्वसु नक्षत्र के जो देवता हैं अदिति हैं। विशाखा के देवता अग्नि है और पूर्वा भाद्रपद के जो देवता है वो अजयकपाद है। पुष्य नक्षत्र के देवता है बृहस्पति। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के अनुराधा नक्षत्र के जो देवता है मित्र है और उत्तरा भाद्रपद के देवता अहिर्बुध है। अश्लेषा नक्षत्र के देवता इंद्र हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के देवता अश्लेषा के देवता नाग हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के देवता इंद्र हैं और रेवती के देवता जो पूषा है। इस तरीके से ये 27 नक्षत्र हैं और 27 नक्षत्र के जो देवता आगे ये दिए हैं आपके पास में और नक्षत्र के स्वामी भी दिए गए। तो नक्षत्र के स्वामी को खुश करें, इन देवताओं को खुश करें तो नक्षत्र का जो है नेगेटिव इफेक्ट हमें मिलता है, उस नेगेटिव प्रभाव में जो है ग्रह की कमी आएगी। इसके बाद 28वां नक्षत्र जो हमारा अभिजित नक्षत्र है के बारे में बताया गया है। तो अभिजित नक्षत्र के बारे में कहा गया है कि अभिजित नक्षत्र जो है हमारे सनातन ज्योतिष में, हिंदू ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में 28वां नक्षत्र अभिजित नक्षत्र को कहा गया है और ये अत्यंत शुभ नक्षत्र और शक्तिशाली नक्षत्र है। ठीक है, यह क्या होता है उत्तराषाढ़ा के अंतिम चरण में और श्रवण नक्षत्र के प्रथम भाग से के बीच में आता है। इसे इनविंसिबल नक्षत्र बोलते हैं, अजय नक्षत्र बोलते हैं। इसके जो स्वामी हैं, इसके जो देवता हैं ब्रह्मा है और इसके स्वामी जो है बुध हैं। इसके स्वामी कोई भी शुभ कार्य करना हो, कोई नक्षत्र आपको मुहूर्त नहीं मिल रहा है अगर आपको, तो अभिजित नक्षत्र में आप जो है वह कार्य कर सकते हैं। और अभिजित नक्षत्र जो है डेली हमारा मिलता है 11:24 से 12:36 के बीच में जो होता अभिजित नक्षत्र हमारा रहता है। तो यह समय हर जगह बदलता रहता, सूर्योदय के अनुसार बदलता रहता। आप लोग पंचांग में देख लें तो उस अभिजित नक्षत्र में हम कोई भी कार्य कर सकते हैं बुधवार को छोड़ के, क्योंकि बुधवार में जब अभिजित नक्षत्र रहता है तभी राहु काल भी आ जाता है उसी समय। तो बुधवार छोड़ के अन्य किसी भी दिन हम अभिजित नक्षत्र में कोई भी कार्य कर सकते हैं। इस तरह से हमारा जो है ये नक्षत्रों के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है नक्षत्रों के बारे में। अब नक्षत्रों का कुछ वर्गीकरण है।
कि नक्षत्रों को जो है उनकी प्रकृति के अनुसार, उनकी प्रवृत्ति के अनुसार नक्षत्रों को जो है बाइफरकेट किया गया है। जैसे स्थिर संज्ञक नक्षत्र, कौन से जो कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जो स्थिर संज्ञक नक्षत्र होते हैं, जैसे स्थिर प्रकृति के मानेंगे, जैसे रोहिणी नक्षत्र आपका है, रोहिणी के बाद आपका आ गया उत्तरा फाल्गुनी है, उत्तराषाढ़ा है, उत्तर भाद्रपद है। ये जो 4 नक्षत्र होते हैं ये आपके क्या है, स्थिर प्रकृति के नक्षत्र माने गए हैं। इन नक्षत्रों में हमें इस ऐसे कार्य करने चाहिए जो सदैव हमें लंबे समय तक रहते हैं, जैसे भवन निर्माण है, विवाह है, नींव रखना, कुआं खोदना, उपनयन संस्कार, नौकरी का प्रारंभ, ये सारे हमें स्थिर नक्षत्र में करने चाहिए। किन किन नक्षत्रों में? ज़्यादातर रोहिणी में, उत्तरा फाल्गुनी में, उत्तराषाढ़ा में और उत्तर भाद्रपद में करना चाहिए। और भी अलग अलग मुहूर्त के अनुसार नक्षत्र हैं, लेकिन ये 4 नक्षत्र ज़्यादा जो है शुभ माने गए हैं इसके लिए। इसके अलावा हमारा दूसरा आ गया चर संज्ञक नक्षत्र। इसमें ऐसे कार्य करने चाहिए जो है चलायमान उसके हों, जैसे कि चर प्रकृति के नक्षत्र कौन कौन से हैं आपके? पुनर्वसु, स्वाति, श्रवण और आपका धनिष्ठा और आपका शतभिषा, ये 5 नक्षत्र आपके चर संज्ञक नक्षत्र कहे गए हैं। तो चर संज्ञक नक्षत्र में ऐसे कार्य करने चाहिए जो मूवेबल हों, जैसे नया वाहन खरीदना, ये चर नक्षत्र में करना चाहिए। सवारी करना, यात्रा करना, सभी प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं ये चर नक्षत्र में करनी चाहिए, तो लाभ होता है। कोई वाहन आप नया खरीदने जा रहे हैं तो मुहूर्त में देख लो चर नक्षत्र है तो उसको बता दो हाँ खरीद लो, तो बेहतर रहता, अच्छा रहता है। अब जैसे वाहन खरीदना मैंने आपको राशियों बताया था, जो चर राशियां होती हैं, तो आप चर लग्न चल रही है, चर लग्न बता दो कि चर लग्न में आप खरीद लो वाहन खरीदना, तो बेहतर रहता, अच्छा रहता है। इसके बाद हो गए उग्र और क्रूर नक्षत्र। क्रूर नक्षत्र कौन कौन से हो जाते हैं? भरणी, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा भाद्रपद, ये जो आपके होते हैं क्रूर संज्ञक नक्षत्र होते हैं, इनको बोलते हैं उग्र नक्षत्र। उग्र नक्षत्र ये कौन कौन से होते हैं? ये इनकी प्रकृति जो होती आक्रामक प्रकृति के हैं ये उग्र नक्षत्र। इनमें जो है सारे खराब कार्य लोग ज़्यादातर लोग करते हैं, जैसे हत्या है, धोखाधड़ी है, अग्नि के से संबंधित जो कार्य होते हैं, चोरी वगैरह है, विष इत्यादि है, और औषधियों पर शोध होता है, औषधियों का जो कार्य होता है, और आयुधों का जो होता है क्रय विक्रय, हथियारों का जो क्रय विक्रय होता है, ये हमारा क्रूर नक्षत्र में होता है। शल्य चिकित्सा वगैरह संचालन करना हो, बंदूक का लाइसेंस वगैरह लेना हो, इन सब के लिए ये नक्षत्र बेहतर अच्छे माने जाते हैं। उग्र संज्ञक क्रूर नक्षत्र जो होते हैं उसके लिए अच्छे माने जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे सामान्य नक्षत्र। कृतिका और विशाखा जो होते हैं ये सामान्य नक्षत्र होते हैं, मिश्र श्रेणी के नक्षत्र होते हैं। इसमें अग्नि से संबंधित कार्य, वेल्डिंग वगैरह है, धातु गलाना है, गैस कार्य, निर्माण कार्य, औषधि निर्माण, अग्निहोत्र इत्यादि इसमें कर लें। हवन वगैरह करना हो तो इन सामान्य नक्षत्रों में प्रमुखता से दी जाते हैं, करना चाहिए। लघु संज्ञक जो नक्षत्र, क्षिप्र नक्षत्र जो होते हैं, इनमें क्या होता है? अश्विनी नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र है, आपका हस्त है, अभिजित है, ये जो नक्षत्र होते हैं ये आपके लघु संज्ञक है, क्षिप्र नक्षत्र गिनती करी जाती है। ये कौन कौन से नक्षत्र? इनमें क्या होता है कि निर्माण कार्य कर लेना चाहिए,
कोई नया कार्य आरंभ करना चाहिए, कोई दुकान वगैरह हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कोई व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं वो करना चाहिए, क्रय विक्रय करना चाहिए, शिक्षा वगैरह करनी चाहिए आरंभ, आभूषण वगैरह का क्रय विक्रय निर्माण करें, धारण करें, कोई नया कार्य ललित कला इत्यादि, गृह विज्ञान, चित्रकारी, पेंटिंग इत्यादि कुछ सीखना है तो आप इसमें जो है क्षिप्र या लघु संज्ञक नक्षत्र में करने से क्या होता है, सारी विद्याएं सारी शिक्षाएं आपको लघु समय में अत्यंत कम समय में ही आपको प्राप्त हो जाती है। और जितने भी चर नक्षत्र में जो कार्य किए जाते हैं वो भी सारे कार्य आप इसमें कर सकते हैं। चर संज्ञक नक्षत्र में जो आपके जो कार्य करते हैं वो आप छिपे या लघु नक्षत्रों में भी कर सकते हैं। इसके बाद आगे सौम्य नक्षत्र। सौम्य नक्षत्र कौन सा है? मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा, रेवती। मृगशिरा नक्षत्र में करें, चित्रा में करें, अनुराधा में करें, रेवती में करें, ये सारे जो सौम्य नक्षत्र होते हैं इनमें जो है आप जो है ये कौन कौन से कार्य कर सकते हैं? संगीत, गायन, अध्ययन, वस्त्रों की सिलाई करना, धारण करना, खेलना, कौशल सीखना, मित्र बनाना, आभूषण निर्माण, धारण करें इत्यादि गतिविधियां जो हैं इनमें करी जा सकती हैं। ठीक है, तो स्थिर नक्षत्र में जो गतिविधियां करी जाती हैं उन गतिविधियों को हम लोग जो है सौम्य नक्षत्रों में भी कर सकते हैं। अब तीक्ष्ण नक्षत्र या दारुण नक्षत्र। 4 नक्षत्र जो होते हैं तीक्ष्ण माने गए हैं। कौन कौन से? आद्रा, अश्लेषा, मूल, ज्येष्ठा। ये नक्षत्र जो होते हैं तीक्ष्ण माने गए, दारुण माने गए। दारुण का मतलब कि ये कटु है, दारुण तो कटु कहा गया है। इनमें जो होता है कौन कौन से तांत्रिक क्रियाएं करी जाती हैं, हत्या इत्यादि जघन्य कार्य, काला जादू, आक्रामक एवं घातक कार्य, दूसरों को विभाजित करने का कार्य हो, पशुओं को प्रशिक्षित करना हो या पशुओं को अपने वश में करना हो, या कठिन साधना करनी हो, हठ साधना, हठ योग इत्यादि करना है तो आप जो है इन नक्षत्रों में तीक्ष्ण नक्षत्रों या दारुण नक्षत्र में आपको करना चाहिए। क्रूर नक्षत्र में जो भी कार्य आप करते हैं वह सभी कार्य आप जो है तीक्ष्ण या दारुण नक्षत्र में कर सकते हैं। इस प्रकार से 7 प्रकार से वर्गीकरण नक्षत्रों का किया गया है कि इन नक्षत्रों में ये चीज़ें करनी चाहिए। इनको आप जब पढ़ेंगे तो आपको इसमें क्लियर होगा। इसको आप पढ़िएगा, क्लास के बाद इसे पढ़िएगा और पढ़ करके जो है आप जो है हमें आप जो है बताइएगा कि क्या समझ में आया और क्या नहीं समझ आया। जो आपको समझ में नहीं आया होगा उस पर हम लोग आगे जो है नेक्स्ट डे हम लोग उस पर अगली क्लास में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ये स्लाइड दी है, इस पिक्चर है, ये पिक्चर है नक्षत्र हैं और उनके पौधे, पेड़ पौधे आप लोग इनको देखिएगा। जैसे रेवती नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र को बेर का पौधा रिप्रेजेंट करता है, उत्तर भाद्रपद को मेहंदी का पौधा रिप्रेजेंट करता है, पूर्वा भाद्रपद को आम का पौधा रिप्रेजेंट करता है, शतभिषा को नारियल का पौधा रिप्रेजेंट करता है, धनिष्ठा को सफ़ेदा रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से 27 नक्षत्र हैं और 27 नक्षत्रों के को जो है अलग अलग 27 नक्षत्रों के पौधे हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि कहीं पे आप लोगों ने सुना होगा नक्षत्र वाटिका है। तो नक्षत्र वाटिका का क्या मतलब होता है? नक्षत्र वाटिका का मतलब होता है कि 27 नक्षत्र के पौधे जो हैं वहाँ पे लगाए गए हैं, सीक्वेंस से लगाए गए। कहाँ से कौन सा पौधा शुरू होता है सीक्वेंस से लगाए गए हैं, वो नक्षत्र वाटिका बोली जाती है। तो डेली अगर वहाँ किसी के यहाँ नक्षत्र वाटिका अगर लगी है या नवग्रहों के पेड़ किस कहीं पे कहीं लगे हैं कहीं पार्क वार्क में, अगर डेली अगर जा कर के वहाँ परिक्रमा करते हैं तो आपको संबंधित नक्षत्र का जो खराब फल मिल रहा है वो नहीं मिलता है और आपको आपके लिए अच्छा रहता है। ये रेमेडी है, ये उपाय है। अगर होता है तो परिक्रमा करनी चाहिए। और बताइए। अब जो मैंने आपको बताया इसमें कुछ पूछना है आपको तो आप बताएं। जो मैंने आपको बताया
कुछ पूछना है आपको तो बताइए। ये नहीं। हाँ सर, ये जो आपने उच्च और नीच का बताया था, ये हमें याद करना पड़ेगा कि किसमें ये उच्च रहता है, हाँ, नीच ये रहता है और आपको कितने लर्न डिग्री करना, का ये रहता आपको है। याद करना पड़ेगा। जब आप इसको याद करेंगे ना, तब आपको आगे से आसानी रहेगी। मैं आपसे पूछूंगा सूर्य की उच्च राशि कौन है, तो आप बताएंगे सूर्य की उच्च राशि मेष राशि है। मैं पूछूंगा कितनी डिग्री पे परम उच्च के होते हैं, तो आप बताएंगे 10 डिग्री पे परम उच्च के होते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसमें घबराइएगा नहीं, टेंशन ना लीजिएगा, याद हो जाएगा। जब प्रैक्टिस करेंगे ना आप बार बार, तो आपको याद हो जाएगा। अगर उच्च याद हो गया तो नीच आपको ऑटोमेटिकली याद हो। उससे 7वीं राशि नीच की होती है। जैसे मंगल है, मंगल किस राशि में उच्च का होता है, ये टेबल देख के बताइए। मंगल किस राशि में उच्च का होता है? मकर। मकर मकर राशि में कितने डिग्री पे? 28 डिग्री पे परम उच्च का हो जाता है। तो अब जो है मंगल की नीच राशि कौन सी हो जाएगी? मंगल की नीच राशि 7वीं। मकर से 7वीं। हाँ, मकर से 7वीं। हाँ, कर्क। यस, वेरी गुड। मकर से 7वीं राशि जो है कर्क होगी। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क। 7वीं राशि कर्क हो जाएगी। तो कर्क राशि में मंगल 28 डिग्री के परम नीच के हो जाते हैं। क्लियर? ये सर, ये 28 डिग्री अपना कैसे आया? मतलब इसका कुछ प्रिंसिपल है क्या? नहीं, इसका कोई प्रिंसिपल नहीं है। ऋषियों ने उसमें लिखा है सूत्रों में, वैद पाराशरी होरा शास्त्र में, कि 28 डिग्री पे जो है मंगल उच्च के हो जाते हैं। तो हम लोग भी कहते हैं हाँ 28 डिग्री के उच्च के हो जाते हैं। ये इस तरह से उन्होंने लिखा है कि 28 डिग्री पे होके मंगल अपना पूर्ण प्रभाव देते हैं, शुभ प्रभाव देते हैं, जिसके कारण से जो है जो होता है मंगल को 28 डिग्री का परम उच्च माना गया है। ठीक है सर, ठीक, ओके सर। हाँ, शनि जैसे तुला राशि में 20 डिग्री के होते हैं, तो शनि तुला राशि में 20 डिग्री के सबसे मोस्ट फेवरेबल रिजल्ट्स देते हैं उतनी डिग्री पे। इसीलिए उतनी डिग्री पे 20 डिग्री पे परम उच्च का माना गया है तुला राशि में। क्लियर है ना? जैसे शुक्र की नीच राशि बतानी है तो कौन सी होगी बताइए। अच्छा, छठी कन्या। हाँ, शुक्र की जो होगी नीच राशि कन्या राशि होगी। और कितने डिग्री? कन्या राशि नीच में तो 20 डिग्री पे 27 डिग्री। जितनी उच्च की होगी उतनी नीच की भी होगी। गुरु की नीच राशि क्या होगी? शिवानी जी आप बताइए कौन सी होगी गुरु की नीच राशि? गुरु की तो बताई थी अभी। अब फिर से एक बार बता दीजिए। अच्छा, गुरु कर्क की ना, गुरु की नीच राशि। हाँ, मकर। यस, मकर। कितने डिग्री? कितने डिग्री? 5 डिग्री। यस, वेरी गुड। मतलब गुरु जो होंगे मकर राशि में 5 डिग्री के परम नीच के हो जाएंगे। क्लियर है? बुध की नीच राशि कौन सी होगी? बुध की
मीन मीन राशि कितने डिग्री? मीन पर मीन 15 डिग्री 15 डिग्री। तो ये नीच की राशि हो जाएगी। अब देखो इसमें एक पैटर्न, आप लोग अगर इसको बड़े ध्यान से टेबल को देखा होगा, इसमें एक पैटर्न मिलता है। पैटर्न क्या मिलता है? याद करने का तरीका बढ़िया क्या है, जो सूर्य की उच्च राशि होती है वही शनि की नीच राशि है। जो मंगल की उच्च राशि है वो गुरु की नीच राशि है। जो शुक्र की उच्च राशि है वो बुध की नीच राशि है। तो आपको इसमें आसानी हो गई कि सूर्य की उच्च राशि क्या हो गई? मेष। में तो इसमें सूर्य की उच्च राशि आपकी मेष हो गई, तो शनि की नीच राशि भी मेष हो जाएगी। सूर्य की उच्च राशि और शनि की नीच राशि बराबर एक ही होती है। डिग्री अलग हो जाएगी लेकिन राशि एक ही रहेगी। अब जो है, अब आपने जैसे देख लिया कि मंगल की उच्च राशि कौन सी होती है? मकर राशि होती है। तो मंगल की उच्च राशि जी और गुरु की नीच राशि, गुरु वाले में देखोगी तो गुरु की जो नीच राशि होगी वो आपकी मकर ही बनेगी जाकर के। बनी नहीं बनी? जी तो इस तरीके से ये इसका पैटर्न होता है समझने का। ये समझने का, याद करने का तरीका है ये। आप एक चीज को याद रखो, दूसरा आप खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। एक चीज बस आप याद रखो केवल। और बताइए कुछ इसमें जो ना समझ आया हो तो मैं आपको बताऊं। बताइए। जो आज बताया है इसमें कुछ ना समझ में आया हो तो आप बताइए, मैं आपको बताऊं, दोबारा क्लियर करा दूं। क्लियर है? जी बताइए। अच्छा 6 नंबर की राशि कौन सी होगी? 6 नंबर की राशि कन्या कन्या। 8 नंबर की? वृश्चिक वृश्चिक। 4 नंबर की? कर्क कर्क। ठीक, वेरी गुड। बस यही लर्न करना है आपको, इतना लर्न कर लिया। 3 चीज़ें आपने ज्योतिष में क्लियर अगर आपने कर ली कि आपको जो है ज्योतिष में 3 चीज़ें क्लियर कर लीजिए बस। राशियाँ, ग्रह और नक्षत्र, ये अगर आपको याद हो गए तो समझ लीजिए आपने आधी ज्योतिष आपको आ गई। यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और बताइए। और कुछ? जी सब क्लियर हो गया सर। पढ़ेंगे तो उतना मतलब रिवीजन करेंगे तो और याद। हाँ, पढ़ेंगी अगर, जब आप जो है पढ़ेंगी जब आप, तो फिर आपका जो है और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? तो अभी हम लोग क्लास ही अभी हम लोग ओवर करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं क्लास को, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग नेक्स्ट संडे को मिलेंगे। और जब भी कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है तो आप ग्रुप में लिख करके डालिएगा। ठीक है ना? ग्रुप में डालना। और ये इसका जो है वीडियो का लिंक मैं भेज दूंगा, आप उसको देखिएगा और नोट्स भेज दूंगा, नोट्स को पढ़िएगा। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा। ज्योतिष जो है पराविद्या है,
ज्योतिष को ग्रहण करने के लिए हमें जो है ज्योतिष के अनुसार जो है ज्योतिष के जो है को जो है हमें बताना पड़ता है। हम जो है ज्योतिष के काबिल है, हमें अपने आप को ज्योतिष के काबिल बनाना पड़ता है। अगर ज्योतिष सीखते तो बहुत सारे लोग हैं। मैं साल में कम से कम ज्योतिष में मैं कम से कम जो है गिरिहारन कम से कम 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ हर साल। हमारे यहाँ से 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स 150 स्टूडेंट्स निकलते हैं हमारे संस्थान से, जो ऑफलाइन क्लास लेते हैं। लेकिन उसमें जो ज्योतिष सही से सीख पाते हैं जो लोग, जो ज्योतिष को तो उसमें गिने चुने जो होते हैं, उसमें 10 से 15% लोग होते हैं। 90 लोग बस काम चलाऊ सीख पाते हैं, 10 लोग ऐसे होते हैं जो उसको सीरियसली सीखते हैं। तो ज्योतिष के लिए आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करिएगा, पढ़िएगा। जो नहीं आता है उसके लिए मैं बैठा हूँ। मेहनत आपकी है और मार्गदर्शन जो है मेरा है। मैं मार्गदर्शन आपको पूरा आपको दूंगा, लेकिन मेहनत तो आप ज्योतिष ही कोई ये शिक्षा विद्या तो जो है ग्रहण करने के लिए आपको अपना स्वाध्याय तो करना पड़ेगा ना। अगर आप स्वयं स्वाध्याय नहीं करेंगी तो जो है नहीं होगा। डेली मैं आपको ये बता रहा हूँ, सोने से पहले जो नोट्स आपको दिए हैं, हो सके तो इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, और नहीं तो आप जो है मोबाइल पे ही सोने से आधे घंटे पहले जितना पढ़ाया कि उतना पढ़ते रहिए, और कॉपी लिखिए। जो नहीं आ रहा, जो समझ में नहीं आ रहा, उस कॉपी में नोट कर लीजिए उसको बस। अगले संडे को जैसे आप पढ़ने आएंगी तो हम लोग आधे घंटे का सेशन रखेंगे क्वेश्चन आंसर का। तो उस सेशन में क्या होगा, आप अपने क्वेश्चंस को रखिएगा, प्रश्न आप पूछिएगा, मैं आपको उसका आंसर दूंगा, उसका मैं आपको उत्तर दूंगा। तो धीरे धीरे आप अभ्यास करते रहेंगे, धीरे धीरे पढ़ाई करते रहेंगे, धीरे धीरे आपको जो है सारा कुछ आपको आ जाएगा। बस पढ़ते रहिए। अब जो है कुंडली जो आपको बताऊंगा, तो कुंडली भी कुछ समय बाद आप कुंडली देखना शुरू, 3 महीने के बाद हमारा ये प्रयास रहेगा कि आप लोग थोड़ा बहुत कुछ कुंडलियां देखना प्रारंभ कर दो, जैसे आप लोग प्रेडिक्शन करना शुरू कर दें। ठीक है ना? और बताइए, कोई और कुछ डाउट, कोई प्रश्न आपका हो? और कोई प्रश्न है आपका अगर तो? जी नहीं, कोई डाउट नहीं है। रिवीजन तो प्रॉब्लम होगी। हाँ, यस, हाँ, जब आप रिवीजन करेंगी, जब आप पढ़ेंगी दोबारा से उसको, जब आप रिवीजन करेंगी तब खुद ब खुद जो है आपके नए नए प्रश्न निकलेंगे। अब जब नए नए प्रश्न निकलेंगे तभी आप जो है दोबारा उन प्रश्नों को पूछ पाओगी, है ना? तो पढ़िएगा आप उसको अच्छे तरीके से, ठीक है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मुलाकात हमारी होगी। ठीक है, चलिए, गुड नाइट। तीन घंटा हो गए, 3 घंटा। जब क्लास लिया करे तो हल्ला न मचाया करो, हल्ला हल्ला